प्रश्नकाल में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई में बीजेपी शिवसेना के बाद अब कांग्रेस एनसीपी गठबंधन भी टूट गया है। एनसीपी ने कहा है कि वो महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस्तीफा देने जा रहे हैं। पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्यपाल से मिलकर राज्य सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंपने जा रही है। मेरे साथ यहां खास मेहमान है और इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित अवस्थी भी लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले आइए सीधे चलते मुंबई, जहां मातोश्री से निशात शमसी हमारे साथ हैं। निशात, ये जो 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, इसकी डिटेल्स बताइए। बिल्कुल आकाश, देखिए कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में ये दूसरी बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट है। यहाँ पर पहले शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटा, उसके बाद अब कांग्रेस एनसीपी ने अलग रास्ता चुन लिया है। एनसीपी ने साफ कर दिया है कि वो अब इस बार चुनाव अकेले लड़ेगी। जो 288 सीटें हैं वहां पर वो अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहा था और यही वजह है कि उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। इसके अलावा उनका साफ तौर से ये भी आरोप लगाया उन्होंने कांग्रेस पर कि जिस तरह से उन्होंने कल लिस्ट जारी की है, इस बारे में एनसीपी से कोई राय मशवरा नहीं किया गया। कई ऐसी सीटें थी जहां पर एनसीपी के साथ स्वैपिंग की बात चल रही थी। खुद जो एनसीपी प्रमुख है शरद पवार और सोनिया गांधी, उनके बीच जो बातचीत चल रही थी और इस बीच कांग्रेस ने अचानक लिस्ट जारी करके कहीं ना कहीं एक तरह से एनसीपी को धोखे में रखा है और यही वजह है कि उन्होंने अब ये फैसला किया है कि वो ये चुनाव अकेले लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे। और इसके बाद आज जो कल सुबह तक जो एनसीपी के तमाम मंत्री हैं वो गवर्नर से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप देंगे। हालांकि आकाश, सबसे कुछ देर बाद जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और हो सकता है कि ये बातें सामने आए कि वो भी इस बात को लेकर पुष्टि करे कि इस बार कांग्रेस भी अकेले चुनाव में उतरेगी। आकाश, बिल्कुल धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए, और कोई जानकारी हो तो आपके पास तुरंत आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के बाद कांग्रेस एनसीपी गठबंधन भी टूट गया है। एनसीपी ने कहा है कि वो महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और ये फैसला लेने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस्तीफा देने जा रहे हैं। पवार ने साफ साफ कह दिया कि उनकी पार्टी राज्यपाल से मिलकर राज्य सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंपने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहां स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हैं पुष्पेश पंत, टीकाकार, साथ ही साथ प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। न्यूयॉर्क से सुमित अवस्थी, जो अभी सोच रहे होंगे कि मोदी जी के आने से पहले क्या एक बहुत फास्ट प्लेन मुंबई तक मिल जाए और वहां से वापस आ जाए। और साथ ही साथ हमारे साथ महेश म्हात्रे भी हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आईबीएन लोकमत। सबसे पहले महेश, आपके पास आना चाहूंगा, ये जो कुछ हुआ इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? क्यों बीजेपी शिवसेना एक दूसरे से अलग हो गए और साथ ही साथ क्यों एनसीपी और कांग्रेस भी एक ही दिन एक साथ घोषणा कर रहे हैं? क्या शिवसेना की इस बात में दम है कि एनसीपी और बीजेपी अंदर अंदर मिले हुए हैं? ये देखिए, इसे हम अलग तरह से भी देख सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी राजकीय समीकरण जो रहते हैं वो बदलते जाते हैं। और इसके पहले जो राजकीय समीकरण थे उसके जो सूत्रधार थे, हम यदि शिवसेना और बीजेपी युति की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे, ये जो युति के शिल्पकार थे, ये तीनों अभी नहीं रहे। उनके बाद में जो जनरेशन आई है उसमें उद्धव ठाकरे शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ पे देवेंद्र और विनोद तावड़े जी बीजेपी का खेमा संभाले हुए हैं। तो ये जो जनरेशन बदलती जा रही है, वो जनरेशन ने जिस तरह से एक नया मोड़ लिया है, इसके लिए मुझे लगता है कि ये जो राजकीय समीकरण थे महाराष्ट्र के, ये बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं। युति जब टूटने का समय आ रहा था, तभी से आघाड़ी जो कांग्रेस और एनसीपी की जो अलायंस है उसमें भी दरारें आने की संभावना स्पष्ट होती जा रही थी। और अभी तो ये पूरा चित्र साफ हो गया कि 4 बड़े पक्ष महाराष्ट्र के अपनी स्वबल पे इस इलेक्शन में लोगों के सामने जा रहे हैं। महेश, तो ये सब हमारे साथ ही रहिए। पुष्पेश पंत जी, आपके पास आना चाहूंगा। किसका फायदा होगा ये तो शायद बाद में समझ में आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर क्या आपको कांग्रेस का ही नजर आ रहा है? नहीं, कम से कम मेरी व्यक्तिगत राय है कि नुकसान जिसको होगा वो कांग्रेस सबसे ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, ज़मीनी हकीकत की बात करें तो कम से कम मुंबई शहर में और पुणे में शिवसेना को ये भ्रांति हो सकती है, मगर महसूस होता है कि उसका पलड़ा भारी है। और जहाँ तक बीजेपी है, वो जानती है कि केंद्र में सरकार मोदी के नाम पर जीती थी और महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे से इतर इलाकों में शायद शिवसेना का प्रभुत्व ऐसा नहीं जैसा वो सोचते हैं।
तो अब इसके बाद बात बचती है एनसीपी की, तो उसमें भी जो मराठा नेता सबसे दिग्गज हैं वो शरद पवार ही हैं, और मुझे लगता है कि आज भी उनकी हस्ती किसी और कांग्रेसी से ज़्यादा वहाँ भारी बैठती है। जो कांग्रेसी हैं पृथ्वीराज चौहान, वो नामजद मुख्यमंत्री हैं, और सिर्फ इस कारण कि टेक्नोक्रेट वाली उनकी छवि थी, प्रधानमंत्री के कार्यालय में काम करते थे पूर्व सरकार में। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर कांग्रेसी एक पिटी पिटाई गोट है जिसको सब छोड़ना चाहते हैं, और बाकी सबके समीकरण बदल प्रदीप सकते जी, हैं। आपके पास आऊंगा। अभी अभी आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया और ये कहा है कि गठबंधन तब से है जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था। शिवसेना की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है इस वक्त? नहीं, देखिए, शिवसेना की स्थिति आप देखिए तो पिछले काफ़ी सालों से लगातार कमज़ोर होती जा रही है। 2009 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, बाल ठाकरे जीवित थे, अलायंस भी था, और शिवसेना 169 सीटें लड़ी, बीजेपी 119, फिर भी बीजेपी को 2 सीटें उससे ज़्यादा मिली। तो महाराष्ट्र में बीजेपी का स्ट्राइक रेट शिवसेना से बेहतर है। उसके बाद की स्थिति ये हुई कि अब बाल ठाकरे नहीं है, शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है, राज ठाकरे निकल चुके हैं। बीजेपी को नरेंद्र मोदी के रूप में एक करिश्माई नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। ये सब स्थितियां बताती हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी अब बड़ी पार्टी हो गई है। इस राजनीतिक सच्चाई को शिवसेना स्वीकार करने को तैयार नहीं है, बल्कि दोनों गठबंधनों में यही स्थिति है। उधर स्थिति यह है कि एनसीपी की ताकत आज की तारीख में कांग्रेस से ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस अपना एक नंबर का गठबंधन में जो रुतबा है उसको बनाए रखने के लिए बराबरी पर भी लाने को तैयार नहीं है। एनसीपी को बड़ी पार्टी मानना तो दूर की बात है। प्रदीप जी हमारे साथ ही रहिए। अब चलते हैं न्यूयॉर्क। सुमित, दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया कैंपेन चला रहे थे। मुंबई में 2 ब्रेकअप हो गए, 2 अलायंसेस की 4 पार्टियां हो गई हैं। न्यूयॉर्क से बड़ी तस्वीर कैसी नजर आ रही है? देखिए आकाश, अगर यहां से बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जो कि एक बहुत ही अपबीट माहौल के साथ आना चाहते थे, जरूर बीजेपी के लिए बुरी खबर है। बीजेपी सेना का गठबंधन 25 साल से ज्यादा पुराना था, और मैं ये कह सकता हूं कि जो चारों पार्टियां अपने अपने दम पर चुनाव लड़ने की जो वकालत कर रही हैं, इसमें अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी को हो सकता है तो वो कांग्रेस को और बीजेपी को, दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को। उसकी वजह बहुत साफ है, बीजेपी और शिवसेना के लिए हवा दिखाई दे रही थी। देश में अभी भी वो सेंटीमेंट बना हुआ है जो 4 महीने पहले हमने देखा था। उसका फायदा इस गठबंधन को मिल सकता था, चीजें आसान हो सकती थी, शिवसेना बीजेपी का रास्ता काफी मधुर होता, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के बीच बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को वहां पर मिल रही थी। इस गठबंधन के टूटने से कांग्रेस एनसीपी को खुश होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस एनसीपी अपना घर भी नहीं बचा पाई। वो भी आपस में राजनीतिक रस्साकशी में एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। एक पूरे तरीके से अगर मैं यहां से देख के बताऊं आकाश, तो ये कह सकता हूं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, जो कि ज्यादा बड़े डोमिनेंट पार्टनर्स बताते हैं अपने अपने अलायंस के, उनको थोड़ा बहुत फायदा हो भी सकता है। लेकिन दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए ये वाकई में बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस वो भी तब जबकि वो राजनीतिक जमीन खो रही है पूरे देश में। ऐसे में एक और बड़ा राज्य इस अलायंस के टूटने की वजह से, या बीजेपी शिवसेना के अलायंस के टूटने की वजह से इनकैश न कर पाने की वजह से, वाकई में सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए चिंता की बात है। और पृथ्वीराज चौहान की छवि ऐसी है भी नहीं कि वो राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा टैक्टफुल हो और चीजों को बचा पाए। इन तमाम चीजों का खामियाजा सबसे अधिक कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। और अभी अभी जानकारी ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान 9 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जो हम आपको यहां तुरंत उसकी जानकारी देंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ले चलेंगे। महेश, आपके पास आना चाहता हूं, राज ठाकरे इस पूरे समीकरण में कहां खड़े? क्या वो खुलकर बीजेपी के साथ सामने आ सकते हैं? हाँ, मुझे वही बात याद आ रही है। पिछले सप्ताह ही राज ठाकरे से मुलाकात हुई थी, तो हमें बहुत आश्चर्य लगा था कि राज ठाकरे पूरी उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं पूरी ठंडी हो गई थी और वो कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने एक तरह से बीमारी का थोड़ा सा नाटक भी करके देखा, और उसके बाद में आज उन्होंने उनका जो ब्लूप्रिंट है वो ब्लूप्रिंट लोगों के सामने लाया। उनका विकास की जो योजना है आज लोगों के सामने लाई, और उसी वक्त ये शिवसेना और बीजेपी का जो युति थी इतने 25 साल से, वो टूट गई है। तो मुझे लगता है कि राज ठाकरे इस सब नए समीकरण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनकी जो पार्टी है उस पार्टी का और उनका खुद का
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से एक लगाव है, और वो लगाव उन्होंने कभी छुपा के नहीं रखा था। लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने खुल के वो बात लोगों के सामने रखी थी। और मुझे लगता है कि इस वक्त राज ठाकरे और उनके पार्टी मनसे की जो एक भूमिका है वो बहुत अहम रहेगी। मुझे लगता है कि वो बीजेपी के साथ जा भी सकते हैं। प्रदीप सिंह जी, एक बात बताइए कि अगर वास्तव में महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के सिर पर वरद हस्त रख दे तो क्या एक भूचाल आ जाएगा महाराष्ट्र की राजनीति में? नहीं, देखिए, ये एक्सपेक्टेशन जो है लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से बनी हुई है कि बीजेपी शिवसेना की सरकार आ रही है, इसमें किसी को कहीं संदेह नहीं था। अब गठबंधन टूटने के बाद सवाल यह है कि बीजेपी की क्या स्थिति होगी। देखिए, जिन राज्यों में भी बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है वहां बीजेपी तभी जीतती है अगर वो अलायंस में हो या उसकी विरोधी पार्टियां बटी हुई हों। महाराष्ट्र में पहले स्थिति थी जब तक गठबंधन था अलायंस की, अब स्थिति यह है कि 4 पार्टियां मुख्य रूप से मैदान में हैं। और मेरा जहां तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव अभियान आगे बढ़ेगा, ये चुनाव महाराष्ट्र का चतुष्कोणीय होने की बजाय 4 पार्टियां हैं, सब लड़ रही हैं, लड़ेंगे, लेकिन ये बीजेपी और एनसीपी की लड़ाई मुख्य रूप से हो जाएगी। पहले नंबर पर बीजेपी रहेगी और दूसरे नंबर पर एनसीपी आ सकती है। सुमित कुछ बोलना चाह रहे हैं? सुमित। आकाश, 2 चीजें कहना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये कि जो बात अभी हमारे मेहमान भी बोल रहे हैं कि इससे सबका नुकसान है। ये मतलब एक ऐसी चीज जो बहुत आसानी से हो सकती थी वो तितर बितर होकर रह गई है। शिवसेना एनसीपी को सबसे ज्यादा भले ही राजनीतिक तौर पर अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज जो खासी महत्वपूर्ण है वो ये कि पोस्ट पोल अलायंस जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि चारों बड़ी पार्टियां अगर अपने दम पे लड़ रही हैं तो तय मान के चलिए अपने दम पर सरकार एक की पार्टी को बनाना बहुत ही नामुमकिन होगा। अलायंस की जरूरत पड़ेगी। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी जरूरत पड़ने पर एनसीपी से हाथ मिला सकती है या एनसीपी बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगी। और अगर ये घटनाक्रम होता है तो भारतीय राजनीति एक नई दिशा में मुड़ जाएगी महाराष्ट्र के जरिए से। और एक और खास बात आकाश भी जरूर कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी के लिए अब तक बहुत अच्छा माहौल चल रहा था। बीजेपी उनकी अगुवाई में बहुत पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिला था। ये पहला बड़ा कदम हो सकता है जिस वजह से बीजेपी का जो पीक है वो कहीं रुक ना जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए, इस अलायंस को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तेज हवाएं चलती हैं तो वही दरख्त टूटते हैं जो तन के खड़े रहते हैं, और जो झुक के एडजस्ट कर लेते हैं वही दरख्त अपनी जान को, अपने वक्त को आगे बढ़ा पाते हैं। तो कौन झुकता है, कौन तेज हवाओं को लेकर उड़ जाएगा, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ मराठी अस्मिता के नाम पर जो वोट लिए जाते हैं, क्या वो इस बार बट जाएंगे? शिवसेना और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हुए हैं, और एनसीपी के और कांग्रेस के भी। और अब से थोड़ी देर पहले आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है कि इमोशनल ट्वीट है ये, कि ये जो गठबंधन है शिवसेना और बीजेपी का, इसे बाला साहेब ठाकरे ने और प्रमोद काका यानी प्रमोद महाजन ने विचारधारा और विकास के लिए बनाया था। और ये अलायंस मैंने तब से देखी है जब से मैं पैदा हुआ था। मैं जिस तरह के वातावरण में बड़ा हुआ हूं उसमें बीजेपी के नेताओं के साथ मेरी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। और ये सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, ये एक परिवार था जो साथ में आया था मेरे दादाजी प्रमोद महाजन, प्रमोद काका जिनको वो कह रहे हैं, अटल जी और आडवाणी जी के कारण। और साथ ही साथ आगे वो कहते हैं आदित्य ठाकरे की जो छोटा सा बच्चा है मेरे अंदर, उसने हमेशा से यही देखा है, कई चुनौतियों का सामना हमने किया, लेकिन मिलकर किया। बीजेपी के जब बुरे दिन थे उस वक्त भी हमने बीजेपी का पूरा साथ दिया और बिना शर्त दिया। पिछले 5 दिन से मैंने इस पर कोई कमेंट नहीं की, लेकिन कुछ महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं के लिए मेरी उम्र ज्यादा महत्वपूर्ण थी बजाय इसके कि मैं पूरे गठबंधन को साथ देखना चाहता था। प्रदीप सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा, ये जो इमोशनल ट्वीट किया है, ये इमोशनल ट्वीट इसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि शिवसेना को इस बात का आभास है कि बहुत बड़ा नुकसान उनका हो सकता है। वो तो है ही, लेकिन देखिए एक कोशिश शिवसेना की ये भी होगी लोगों में ये बात पहुंचाने की कि हम तो अलायंस चाहते थे, बीजेपी ने तोड़ दिया। बीजेपी की सत्ता की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, केंद्र में सत्ता आने के बाद सत्ता का गुरूर हो गया है, इस वजह से इतने पुराने गठबंधन को बीजेपी ने
तोड़ दिया और इस नाम पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश शिवसेना करेगी। लेकिन जो राजनीतिक सच्चाई है, जमीन पर जो स्थिति है, वो इसके बिल्कुल उलट है। जिस तरह का मैंडेट एक काम करते हैं ना, बीजेपी से समझ लेते हैं। शाइना एनसी अभी हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से। शाइना, शिवसेना का कहना है, आदित्य ठाकरे ने ट्वीट भी किया है, जिसका संकेत कुछ इस तरह का है कि बीजेपी में गुरूर है और ये अति आत्मविश्वास है बीजेपी का। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन चाहिए था? स्वाभाविक रूप से चाहिए था, क्योंकि 22 दिन से चर्चा चालू थी। आदित्य ठाकरे खुद मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, तो मैं उनके ट्वीट के प्रति कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जब एक डेडलॉक की परिस्थिति उठती है, जहाँ आप देखते हो कि आप कोई रेजोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं या कोई सल्यूशन पे नहीं उतर सकते हैं, तो आपके पास दो उपाय हैं। एक कि आप कहे कि हमने बहुत प्रयास किया है और अभी छोड़ देते हैं, और दूसरा जो है ये प्रयत्न करना कि सबसे पहले हम फॉर्म फिलिंग, क्योंकि 2 दिन बचे हैं, और दूसरी बात, कोई नकारात्मक राजनीति न करें, सकारात्मक रूप से लोगों के सामने जाएं और लोगों से विनती करें कि आप वोट कीजिए तो प्रगति के लिए, वोट कीजिए तो नेतृत्व के लिए, और वोट करें तो स्थिरता के लिए। एक छोटा सा प्रश्न आपसे, क्या आरपीआई आपके साथ आ रही है? बातचीत जारी है? क्योंकि आप कह रहे हैं बाकी 3 छोटे दल आपके साथ हैं, आरपीआई का क्या? देखिए, ये जवाब हमारे केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व आपको देंगे। अगले 2 दिन में सबसे पहले ये है कि हमारे सभी कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशंस भर दें। लोग समझ लें कि जो आप केंद्र में एक स्थिर सरकार चाहते हैं, वैसे ही आप चाहते हैं प्रदेश में, तो ये एक मौका है, एक सुनहरा मौका है, जहां आप विश्वास के लिए वोट करें और आपकी जिंदगी के लिए जो आप परिवर्तन लाना चाहे, खास तौर से महाराष्ट्र में जिस ढंग से कांड के ऊपर कांड, 70,000 करोड़ का जो इरिगेशन स्कैम हो या फिर आदर्श घोटाला हो, इतने सारे हमने ऐसे स्कैम्स देखे हैं इस प्रदेश में कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी शिवसेना की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन अलग होने के बाद क्या कहती है महाराष्ट्र की जनता, उसके लिए हम सबको इंतजार करना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आखिरी बात पूरी कर लें। अंत में सिर्फ ये एक चीज कहना चाहती हूँ, लक्ष्य यही है कि कांग्रेस और एनसीपी की भ्रष्ट सरकार को खत्म कर दें, प्रगति के राह पे चले, और लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है 15 साल में, उससे उभर के एक नई दिशा में। जी बिल्कुल, आपने वो चुनाव वाला फील दे दिया है। शाइना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नकाल का ये अंक यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपको बता दें कि एक छोटे से ब्रेक के बाद इंडिया 9 बजे का